जनता तय करेगी। विनोद, आपकी तरफ मैं रुख करना चाहूंगा इससे पहले कि आप कुछ और सवाल पूछें, लेकिन मैं वास्तविक स्थिति जानना चाहूंगा क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर यह आंदोलन अभी 1-2 साल का नहीं है, कई दशकों से चला आ रहा है। क्योंकि मराठाओं को लेकर, क्योंकि मैं हिमाचल से हूं या दिल्ली से ये सब चीजें देख रहा हूं, तो मैंने तो हिस्ट्री में पढ़ा है कि मराठा वीर होते थे, मराठाओं की वीरताओं की, लड़ाइयों की कहानियां हमने सुनी थी। आज हम सुने कि मराठा पिछड़े हो गए हैं, तो वास्तविक स्थिति क्या है? कितने मराठा पिछड़े हुए हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मराठा का एक जो वर्ग है वो भी काफी संपन्न है, कृषि पे बहुत अच्छा निर्भर हुआ है, तो अभी वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए रवि, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र की अगर मैं खासकर बात करूँ तो महाराष्ट्र में मराठा संपन्न है, लेकिन वो कितने मराठा है? वो बस मुट्ठी भर मराठा है। लेकिन जहां पर मैं देखो, ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, ये जो आमरण के ऊपर एक वर्ड लिखा है, गरजवंत मराठ्यांचा लढा। मतलब जिनको ज़रूरत है ऐसे मराठाओं की ये लड़ाई है कि जिनके पास आज नौकरियां नहीं है, जिनके पास आज बहुत ही कम खेती बची है, जिनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं होने की वजह से नौकरी नहीं है, उनकी शादियां नहीं हो रही है, हर जगह वो दबे हुए खुद को महसूस कर रहे हैं। और ये वाकई सही है। देखिए सभी गेस्ट के मैंने पूरी बातें सुनी, हर एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार सारी पार्टियां हैं। क्योंकि 1960 को महाराष्ट्र को अलग राज्य का दर्जा मिला, 1960 से 1995 तक महाराष्ट्र में कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा, कांग्रेस ने भी आरक्षण नहीं दिया। 5 साल फिर शिवसेना बीजेपी की सरकार रही, 2000 से 2014 तक फिर कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही, केंद्र में भी उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 10 साल तो वहाँ यूपीए की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं करना चाहता। अगर मैं पिछले आंदोलन की बात करूं तो पिछले आंदोलन में ये आरोप लगे थे कि उस आंदोलन को तोड़ने के लिए मराठा समाज के नेताओं को पैसे दिए गए थे और वो आंदोलन सक्सेस नहीं हो पाया था। लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन इस बार मनोज जरांगे पाटिल खुद वहां पर खड़े हुए हैं और नेताओं को भी पता है कि ये किसी की बात सुनने वाले नहीं है। मनोज जरांगे पाटिल ने साफ शब्दों में कहा, आरक्षण दो वरना मेरी लाश यहां से लेके जाओ। यानी जाहिर है कि मराठा अब यहां पर चुप नहीं बैठेंगे। और जाहिर सी बात है, मराठाओं की आज जो भी स्थिति है उसके लिए जितने नेता जिम्मेदार है, वही उनके समाज के उतने ही वो नेता, वो चाहे फिर कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर बड़े बड़े शिक्षण सम्राट हो, चीनी मालिक हो, वही भी जिम्मेदार है। क्योंकि उनको सिर्फ सत्ता अपने पास रखनी है, अपने बेटों के पास रखनी है, अपने पोतों के पास रखनी है, लेकिन समाज को कुछ नहीं देना है। और ये अब मराठा समाज पूरी तरह जान चुका है। मैं खुद यहाँ पर कल किसी पुलिस अधिकारी से बात कर रहा था। मनोज जरांगे पाटिल की जो पिछली बार यहाँ पर सभा हुई है उसमें 12 लाख मराठा लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये पुलिस का आंकड़ा है और ये आंकड़ा काफी बड़ा होता है। सोच लीजिए एक सभा में 12 लाख लोग आते हैं। अगर मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो ये आंदोलन और हाथ के बाहर से जा सकता है। हम किसी को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे, हम वस्तुस्थिति और आईना दिखा रहे हैं कि इस आंदोलन में कुछ हल निकलना जरूरी है। रवि, ठीक है कृष्णा जी, आप रिस्पॉन्ड करेंगे और यही विनोद की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, आपसे यही सवाल पूछूंगा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूरा किया था, क्योंकि पेपर वर्क पूरा नहीं था, जातीय जनगणना को लेकर आपके अलायंस बीजेपी भी सवाल उठाती है कि जातीय जनगणना इस तरह से ये सब फर्जी है, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि आपको महाराष्ट्र की जनता के सामने एक स्पष्ट आंकड़े रखने चाहिए कि मराठाओं में इतने लोग संपन्न हैं, इतने लोग गरीब हैं, इतने लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, इतने लोगों को नहीं मिलना चाहिए? कमी तो आप भी है ना कि पेपर वर्क आपका पूरा नहीं है, अभी सिर्फ बातें हो रही हैं, लेकिन कोई जमीन पे कोई हमें एक्शन दिख नहीं रहा है। मुख्य प्रवक्ता है बीजेपी की, वो भी मेरे साथ सहमत होगी। अब दोनों सरकार के प्रतिनिधि कर रहे हैं शो पर। बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो हम 3 सरकार चला रहे, मैं बहुत जवाबदारी से कह रहा हूं, जो गुणरत्न सदावर्ते कह रहे हैं हम उनसे सहमत नहीं है। तो आई थिंक ये आंसर करता है विनोद जगदाले जी की बात की कि कौन सा बीजेपी नेता सदावर्ते जी के साथ है। हम नहीं है और हम उनके बातों का सहमत नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जनगणना करने का जो अथॉरिटी है वो 1948 सेंसस एक्ट के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जो अभी जनवरी में सर्वे हुआ था बिहार में, वो सिर्फ उनका एक सर्वे था और वो सेंसस नहीं था। और वो भी ऐसा सर्वे किया गया था कि 15 दिन में 13 करोड़ लोगों का सर्वे उन्होंने किया। कृष्णा जी, आप कह रहे हैं कि जनगणना, ये सबको पता है कि जनगणना कराने का अधिकार बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी तो आपकी अलायंस है ना,
और अगर बीजेपी नहीं करा रही है तो आप सर्वे करा लीजिए अपने स्टेट के लिहाज से। देखिए, विनोद जी ने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात कही कि बहुत सारे जो मराठा भाई बहन हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं या इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन में आते हैं, ठीक। क्योंकि कोई घर काम करता है, कोई माथाड़ी वर्कर है, कोई किसान है, गरीब किसान है। तो मेरे बोलने के हिसाब से कि हमको पता है कि मेजॉरिटी मराठा भाई बहन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं और उनके लिए करना है। ठीक है, लेकिन और ठीक हमारी है, ठीक है सरकार कृष्णा जी, प्रतिबद्ध है। कृष्णा जी मेरे पास समय की कमी है। आप ये मानते हैं कि मराठा में बहुत जो मेजॉरिटी है वो इकोनॉमिकली वीक है, तो लेकिन वो आंकड़े मैं कह रहा हूं कि ऑफिशियली देने होंगे, तभी वो आरक्षण का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। और क्या आरक्षण ही है देश में पिछड़ों को अगड़ों के समान लाने का? ये सवाल भी कई दशकों से आज तक बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए News 24।